वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम 11th साइंस जो है बायोलॉजी वो पूरा ख़त्म करेंगे सिर्फ 6 या 7 घंटे में, और 12th साइंस का जो बायोलॉजी है पूरा बायोलॉजी बराबर उसका रिवीजन हम करेंगे 8 से 10 घंटे में। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, देखो पॉपुलेशन का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक जगह पे रहते हैं। पॉपुलेशन जो है वो स्पेसिफिक होता है। तो इकोलॉजी जो वाला जो पोर्शन है वो इसको डील करता है। इकोलॉजी इज द फील्ड ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इंटर रिलेशंस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, माने हमारे आसपास में का जो एटमोसफियर है उससे और हम ऑर्गेनिजम्स उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, और इंटर रिलेशनशिप एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी कैसे रिलेट करता है वो सब पढ़ेंगे हम इकोलॉजी में। तो इट इंक्लूड्स 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनिजम्स माने इंडिविजुअल स्पीशीज, देन पॉपुलेशंस, सब स्पीशीज जो है वो इकट्ठा होकर पॉपुलेशन बनाएगी, और सब पॉपुलेशन इकट्ठा होकर कम्युनिटीज़ बनाएगी, और सब कम्युनिटीज़ इकट्ठा होकर हमारा बायोम्स बनाएगी। क्लियर? तो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं कि जो इफेक्ट करते हैं? दैट इज़ अ लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, सॉइल, माने एटमॉस्फेयर में जो भी आता है वो सब। यूरीथर्मल, देखो यूरीथर्मल का मतलब है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है उसको जो है वो काउंटर कर सकते हैं। क्लियर? स्टेनोथर्मल माने ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, देखो यूरीथर्मल जो है उसमें जनरली वार्म ब्लडेड एनिमल्स आते हैं। स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उसके साथ बढ़ता और डाउन होता रहता है, तो यहाँ ये बहुत नैरो रेंज में काम कर सकते हैं। देन यूरीहेलाइन, यूरीहेलाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैलिनिटी होगी उसको भी सहन कर पाएंगे। क्लियर? और स्टेनोहेलाइन, स्टेनोहेलाइन वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत ही नैरो रेंज वाली सैलिनिटी में सर्वाइव करेंगे। क्लियर? नाउ द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू द एबायोटिक फैक्टर्स। तो रेगुलेटर्स, देखो अब एबायोटिक फैक्टर्स है तो इसको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? फर्स्ट इज द रेगुलेशन। तो रेगुलेटर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द एबिलिटी टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि हम हैं, बर्ड्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करेंगे, इसको एटमॉस्फेयर का कोई असर नहीं होने देंगे। सेकंड इज ए कन्फर्मर्स। Conformers are the organisms that cannot maintain their constant body temperature with respect to their surrounding environments. Clear? The heat gain or a heat loss from the body of an organism is the function of the body surface area relative to volume. तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो लोग अपना जो बॉडी इसका जो सरफेस एरिया है बॉडी का, इससे वो हीट या तो जो आपकी विंटर में माने ठंड जो है इसको काउंटर करेंगे। एंड देयरफॉर द स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैव ए लार्जर सरफेस एरिया। देखो माने इस जगह ऐसी जगह होगी जैसे कि बहुत ठंड है बराबर, तो वहाँ पे हमें स्मॉल ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो है उसका वॉल्यूम के हिसाब से सरफेस एरिया ज़्यादा है। क्लियर? सो तो देयरफॉर द स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैव ए लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम एंड टेंड टू लॉस बॉडी हीट एट अ फास्टर पेस। क्लियर? हेल्स स्मॉल बॉडी एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन्स, माने हमारे दोनों पोल्स जो हैं वहाँ पे हमें स्मॉल एनिमल्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उसका जो रेशियो है वो गड़बड़ कर देता है। देन माइग्रेशन, अगर मान लो कि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स है और ठंड बहुत है, तो वो उसको काउंटर नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से भाग जाएंगे। दैट इज़ अ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू मूव अवे टेम्पररीली फ्रॉम ए स्ट्रेसफुल हैबिटाट। जो हैबिटाट उसके लिए स्ट्रेसफुल है वहाँ से वो टेम्पररी भाग के दूसरे कंफर्टेबल हैबिटाट में चले जाएंगे। क्लियर? इसका एग्जांपल है माइग्रेटरी बर्ड्स। हमें पता है कि विंटर में बहुत सारे बर्ड्स जो है वो बाहर से यहाँ पे आते हैं। देन वी हैव ए सस्पेंड, दे इन्वॉल्व्स द सस्पेंशंस ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। देखो यहाँ पे क्या है, सस्पेंशन ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अगर देखो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो नहीं करेगा तब तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, बट यहाँ पे वो क्या करता है, अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको बहुत ही लोअर गियर में डाल देता है, वो बहुत कम कर देता है। क्लियर? तो वो इसके हिसाब से यहाँ पे 2 ग्रुप हैं। वन इज़ अ हाइबरनेशन, जो जिसको हम विंटर स्लीप कहते हैं। बहुत ठंडे एरिया होते हैं जैसे कि पोलर बियर है बराबर, वो आपको पोल्स में मिलते हैं, तो वो क्या करेंगे 6 महीना जब बहुत ठंड होती है तब वो हाइबरनेशन में चले जाएंगे। क्लियर? या तो फिर आप कोई डेजर्ट में चले जाओ तो वहाँ पे वो लोग जो है वो एस्टिवेशन में जाएंगे। क्लियर? समर स्लीप जिसको कहते हैं, जो सब स्नेल्स एंड फिशेस जो है वो समर स्लीप में चली जाती है। क्लियर? देन डायपोज, तो डायपोज इज अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट्स। क्या करेंगे,
ये अपना जो डेवलपमेंट है इसको रोक देंगे। डेवलपमेंट रोक देंगे तो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि जू प्लैंक्टन्स है वो डायपॉज में चले जाते हैं। नाउ एडेप्टेशंस, अगर भाग भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको एडेप्ट होने की कोशिश करेंगे। तो एडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ द एडजस्टमेंट विच अनेबल्स एन ऑर्गेनिजम्स टू एडेप्ट टू इट्स न्यू एनवायरमेंट। अब जो चेंजिंग एनवायरमेंट में वो अपने आप को एडेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस। वन इज अ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, जैसे कि कंगारू रैट जो है दे प्रोड्यूसिंग हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, क्योंकि वो कहाँ पे रहता है, डेजर्ट में रहता है। डेजर्ट में रहता है तो पानी बहुत कम है, तो वो क्या करेगा, यूरिन में भी अपना वाटर लॉस नहीं करेगा, तो वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन करता है। सेकंड इज मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। एग्जांपल्स इज प्रेजेंस ऑफ ए थिक क्यूटिकल ऑन द लीफ सरफेस ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स। अब देखो डेजर्ट के जो प्लांट है उसका क्यूटिकल जो है बहुत ही थिक होता है, जो कि उसका जो इवेपोरेशन रेट है उसको कम कर देता है। क्लियर। देन बिहेवियरल एडेप्टेशंस। बिहेवियरल एडेप्टेशन में क्या होता है, डेजर्ट लिजार्ड जो है, क्लियर, दे आर बास्किंग इन द सन। अब देखो ये जो लिजार्ड जो है वो आपका होम्योथम्स नहीं है, माने वो जो है वो आपकी कोल्ड ब्लडेड है, तो वो क्या करेगा, सुबह में सन में बैठ जाएगा तो अपनी बॉडी को हीट ले देगा। क्लियर, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। क्लियर। नाउ पॉपुलेशन, देखो मैंने पहले ही बोला था जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम स्पीशीज स्पेसिफिक बात करेंगे। क्लियर, क्योंकि हम जब कहते हैं कि बड़ौदा का पॉपुलेशन कितना है, तो देखो बड़ौदा का पॉपुलेशन इज द काउंटलेस, इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया से लेके सब कुछ आ जाएगा। बट जब हम बोलते हैं कि भाई बड़ौदा में ह्यूमन पॉपुलेशन कितना है, तो ह्यूमन इज अ स्पीशीज, तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन आर बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड एज डिस्ट्रीब्यूशंस। माने आपका जो पॉपुलेशन है वो कैसे बिहेव करता है, तो हम ये 4 चीज़ों से इसको जान सकते हैं। क्लियर। एज पिरामिड, इट शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशंस पैटर्न फॉर अ पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन में हमारे कौन से माने छोटे बच्चे कितने हैं, बड़े बुजुर्ग कितने हैं, या तो फिर काम कर सके ऐसे जो वर्किंग फोर्स है वो कितना है, वो हम एज पिरामिड से जान सकते हैं। तो एज पिरामिड ऑफ फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन शोज, और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि ये जो पॉपुलेशन है वो एक्सपांडिंग है या नहीं। क्लियर। तो इससे हमें 3 चीज़ें मिलेगी। वन इज ए एक्सपांडिंग पॉपुलेशंस। एक्सपांडिंग पॉपुलेशन हैज़ ए ब्रॉडर बेस, तो यहाँ पे जो आपका जो बेस होगा ना, माने छोटे बच्चे वाला जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, रिप्रेजेंटिंग द मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए प्री प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एज। माने यंग इंडिविजुअल्स जो है, जो रिप्रोडक्टिव है, वो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द प्री रिप्रोडक्टिव एंड द रिप्रोडक्टिव एज। माने अभी जो रिप्रोडक्टिव एज में है वो और प्री रिप्रोडक्टिव एज में है, वो दोनों का नंबर जो है वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, तो ये जो आपका पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगा। एंड थर्ड इज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब देखो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में अगर प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में आपके नंबर्स कम है, तो ये क्या करेंगे, आगे जाके आपका पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगा। तो दे हैज़ लेसर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप एंड ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। अब तक हमने पहला जो देखा था वो हमारा इंडिया है। स्टेबल पॉपुलेशन यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन है। जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अभी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस चल रहा है। क्लियर। नाउ द डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज अ स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो डेमोग्राफी जो है वो 4 चीज़ों पे आधार रखती है। वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, माने डेंस पॉपुलेशन है या तो स्कैटर्ड है। साइज एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर। तो इसका साइज कैसा है और इसकी मैंने बोला घनत्व कितना है, माने 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं। देन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, माने कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं और अगेंस्ट में कितने लोग जो हैं वो उसका डेथ हो रहा है। क्लियर। ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट जो है कोई भी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, देखो यहाँ पे हमेशा रेट आएगा, रेट हमेशा टाइम के अगेंस्ट में होता है। तो ग्रोथ रेट जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी जो फ्लक्चुएट होती है इसके ऊपर है। तो यहाँ पे 4 है। वन इज अ नेटालिटी, माने कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। सेकंड इज अ मॉर्टालिटी, माने कौन कितने लोग मर रहे हैं स्पेसिफिक टाइम में। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन माने कोई कितने जो है वो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। एंड इमाइग्रेशन मीन्स कितने लोग जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखो इसका जो आता है तो एंड
ये टी टाइम पे अगर ये हम इसको काउंट करते हैं तो टी प्लस 1 टाइम पे क्या होगा, एन टी, माने टी टाइम पे जितना था पॉपुलेशन डेंसिटी, प्लस बी प्लस आई, माने इमिग्रेशन वाले कितने हैं, कितने आए और कितने पैदा हुए, माइनस डी प्लस ई, कितने लोग छोड़ के गए या तो कितने डेथ हुए। तो वेर एन टी इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी एंड एन टी प्लस 1 इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस 1। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, देखो हमने पहले भी देखा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में दो तरह के कर्व्स हमें मिलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन वाला और दूसरा सिग्मॉइड। क्लियर? तो व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड द ग्रोथ कर्व इज नोन एज ए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्रोथ कर्व है इसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड है। बट हमें पता है कि नेचर में कभी भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, क्योंकि जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा रिसोर्सेज जो है वो कम होते जाएंगे। क्लियर? सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन जो है दैट इज एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू आर टी, वेर एन टी जो है मीन्स टी टाइम के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्लियर? एन जीरो जो है वो इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी आपको दिखा रहा है, आर जो है दैट इज अ इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, और ई जो है दैट इज अ बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम है। क्लियर? व्हेन द रिसोर्सेज बिकम लिमिटिंग, देखो जनरली ये लिमिटिंग ही होता है तो हमें सिग्मॉइड कर्व मिलता है, जिसको हम लॉरिस्टिक रिवर्स एंड पर्ल लॉरिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एन जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम टी पर, आर जो है वो इंक्रीजिंग रेट है ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, एंड के जो है वो कैरिंग कैपेसिटी है। अब देखो ये कैरिंग कैपेसिटी वाला वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी हैबिटेट है वो एक नंबर से ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स है उसको पोषण नहीं दे सकता। क्लियर? तो वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो गई। देखो अभी हम हमारे घर में 4 या तो 6 लोग रहते हैं, अगर यही घर में अगर 50 लोग आए तो शायद हम उसको संभालें, अगर 100 लोग आए तो हम उसको एडप्ट नहीं, हम उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे घर की जो कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज मैक्सिमम ऑफ 20 to 30 पीपल्स। क्लियर? तो वैसे भी हर एक हैबिटेट की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है ना। अब एक ही हैबिटेट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, तो जब एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो उसके बीच में इंटरेक्शन भी होगा, तो दैट इज नोन एज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। और 6 टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। वन इज ए म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बिटवीन 2 स्पीशीज, माने दोनों स्पीशीज साथ रहेंगी और दोनों को फायदा होगा, जिसका एग्जांपल है फंजाई एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, या तो यू कैन से लाइकेंस, जब जहाँ के फंगस एंड algae का सिम्बायोसिस है। सेकंड इज अ कंपटीशन। अब देखो रिसोर्सेज हमारा लिमिटेड है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करनी पड़ेगी। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शंस वेयर बोथ द स्पीशीज आर नेगेटिवली अफेक्टेड। अब जब जहाँ पे भी कंपटीशन आती है बराबर, वहाँ पे दोनों के बीच में झगड़ा होगा। क्लियर? रिसोर्सेज के लिए जैसे कि एक जंगल है, उसके अंदर अगर शेर है और चीता भी है, तो चीता और शेर दोनों को खाना सेम है, तो उसके लिए उन दोनों में झगड़ा हो सकता है। और इसका एक जो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है दैट इज एबिंगडन टॉर्टॉइज गेटिंग एक्सटिंक्ट। ये जो गालापागोस पर एबिंगडन टॉर्टॉइज जो थे वो चले गए, वो इंस्टिंक्ट हो गए। क्यों इंस्टिंक्ट हो गए? क्योंकि वहाँ पे हमने गॉट को इंट्रोड्यूस किया। अब जो गॉट थी वो कॉम्पिटिटिव ज़्यादा थी, वो ज़्यादा ग्रेजिंग कर सकती थी, तो धीरे धीरे करके टॉर्टॉइज जो है वो निकल गए। नाउ गॉस इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। अब गॉस हमें ये बता रहा है कि अगर एक ही हैबिटेट में 2 ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और दोनों ऑर्गेनिजम्स अगर एक ही रिसोर्सेज पर जिंदा हैं तो दोनों अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते। तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स हमें ये समझा रहा है कि द 2 or more closely related species having a identical patterns of resources use cannot coexist in a stable, माने वो दोनों बहुत लंबे समय तक कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। दोनों में से एक को तो फिर निकलना ही पड़ेगा, एक तो इंस्टिंक्ट होगा ही होगा। क्लियर है ना? एनवायरमेंट वन इज विल बी बेटर एडेप्टेड, विल आउट कम्पीट ऑफ अदर एलिमिनेट द इंफीरियर वन, माने वो जो एनवायरमेंट में जो ज़्यादा फिट होगा वो बचेगा, जो नहीं होगा वो चला जाएगा। नाउ वी कम टू द प्रिडेशंस एंड पैरासाइटिज्म। देखो प्रिडेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर उस दूसरे का शिकार करके जीता है। तो इट इज़ द पॉपुलेशन इंटरेक्शंस वेयर वन स्पीशीज इज पॉजिटिवली अफेक्टेड वाइल द अदर स्पीशीज इज नेगेटिवली अफेक्टेड। जो शिकारी है उसके लिए पॉजिटिव है, जो शिकार बन रहा है उसके लिए ये नेगेटिव है। इसका एग्जाम्पल है पाइसेस्टर, हंटिंग ऑन अ सी अर्चिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिडेशन।
वाइल द कैस्क्यूटा डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स होस्ट रिप्रेजेंट्स पैरासाइटिज्म। अब देखिए दूसरा क्या है, पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स जनरली इन और अबाउट द बॉडी रहता है, क्लियर। तो पैरासाइट्स 2 टाइप के होते हैं, एंडोपैरासाइटिज्म जो इनसाइड द बॉडी रहता है, जैसे इसका एग्जांपल है टैपवॉर्म या तो राउंड वॉर्म, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं और वहीं से वो लोग पोषण लेते हैं। देखो इससे उसको फ़ायदा है, हमें नुकसान ये है कि हम जो पोषण ले रहे हैं, हम जो एनर्जी डिराइव करने के लिए जो खाना खा रहे हैं, उसमें से बहुत सारा जो पोषण है ये ले जाता है। सेकंड इज एक्टोपैरासाइटिज्म। एक्टोपैरासाइटिज्म जो है वो बॉडी के अंदर नहीं जाता, बट बॉडी के ऊपर चिपक के वो वहाँ से खून चूसता है, जैसे कि लाइस है, ह्यूमन स्किन के ऊपर वो जो है वो चिपक जाएगी और वहाँ से खून चूसेगी। दूसरा है टिक्स ऑन द डॉग्स, क्लियर। नाउ द कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म इज द पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस वेयर वन स्पीशीज गेट्स पॉजिटिवली अफेक्टेड वाइल द अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक जो है उसको फ़ायदा है और दूसरे को कोई फ़ायदा भी नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। इसका एग्जांपल है क्लोन फिश लिविंग इन द पॉइजनस टेंटिकल्स ऑफ अ सी एनेमोन। सी एनेमोन का जो पॉइजनस टेंटिकल्स है इसके बीच में वो फिश रहती है, इससे क्या होता है कोई वो फिश को हार्म नहीं कर सकता। अब देखो सी एनेमोन से उसको कोई फ़ायदा भी नहीं है या तो कोई नुकसान भी नहीं है। नाउ वी कम टू द एमेंसलिज्म्स। एमेंसलिज्म्स इज द पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस वेयर वन स्पीशीज गेट्स नेगेटिवली अफेक्टेड। यहाँ पे क्या होता है, एक जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है जबकि दूसरे को कोई फ़ायदा भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है।